गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स में 12th में पहला चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं आप, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और इसमें सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे आवेश के बारे में, जिसे आप ऑलरेडी 10th क्लास में ठीक तरह से पढ़ चुके हैं आवेश के बारे में, वैद्युत धारा के बारे में। लेकिन स्टार्टिंग इसकी यहीं से होनी है। और सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो वे कुछ कणों के आदान प्रदान के कारण, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जाने के कारण वे पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है, क्योंकि कुछ कण कांच की छड़ से रेशम पर चले जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ भी आवेशित हो जाती है, और कुछ कण आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से कुछ कण आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से ले लेती है। इस प्रकार कांच की छड़ या आबनूस की छड़ के आवेशित होने का कारण है कुछ कणों को दे देना या कुछ कणों को ले लेना। इस प्रकार आवेशित जो हुई हैं दोनों छड़ें दो प्रकार के कणों से हुई है, देने के कारण या लेने के कारण। यदि अब हम इन आवेशित कणों को छड़ों को एक दूसरे के पास लाएं, जैसे कांच की कोई भी दो आवेशित छड़ हमने ली, दोनों को रेशम से रगड़ा, तो कांच की छड़ों को आपस में यदि हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को हटाती हैं, अर्थात प्रतिकर्षित करती हैं। इट मीन्स रिपल्सन फोर्स लगाती है। यदि हम आबनूस की दो छड़ों को अलग अलग आवेशित करें बिल्ली की खाल से रगड़कर, तो ये दोनों छड़ पुनः पास में लाने पर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, हटाती हैं, रिपल्शन फोर्स शो करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों छड़ें एक दूसरे को हटा रही हैं। लेकिन यदि दोनों भिन्न भिन्न तरह की छड़ हम ले लें, एक तो ले लें कांच की छड़, एक ले लें आबनूस की छड़, और इन दोनों को कांच और आबनूस की छड़ को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि दो प्रकार से छड़ें आवेशित हुई हैं और दो प्रकार की गुण ये दिखाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक तो वह कि जो पहले वाला है जिसने कणों को देने से आवेशित हुई है, दूसरा प्रकार का वो जो कणों को लेने से आवेशित हुई है। पहले प्रकार के अर्थात कांच की छड़ जिसने दिए हैं उस प्रकार से आवेशित होने वाले छड़ों को धनावेशित क्षण या इस प्रकार के आवेश को धनावेश कहते हैं, और दूसरे प्रकार को आबनूस वाले को जिसने कणों को लिया है ऋणावेशित क्षण या इन कणों को ऋणावेशित। इस प्रकार से आवेश दो प्रकार का हुआ, धन आवेश और ऋण आवेश। और ये भी हमने जाना कि यदि दोनों धन धन आवेश या ऋण ऋण आवेश को अर्थात सजातीय आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण की घटना होती है या प्रतिकर्षण बल लगता है। और दो भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश अर्थात विजातीय आवेश अर्थात एक प्लस और एक ऋण को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से आवेश दो प्रकार का हुआ। और इस प्रकार से हम यहीं से अब आप सबसे पहले आवेश को जो बताया था वो अमेरिकन वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने, तो हमें पता चला आवेश दो प्रकार का। अब ये आवेश को लाने और ले जाने का काम, आवेश वाहक हमारे धनावेश और ऋणावेश हैं, जो धन कण हो सकते हैं और ऋण कण हो सकते हैं। ये भी आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बना होते हैं और प्रत्येक परमाणु में तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु के अंदर एक ठोस भाग होता है जिसे हम कहते
कहते हैं नाभिक, और नाभिक में दो मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर अपनी अपनी निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी पदार्थ के, तत्व के, परमाणु के अंदर नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर जा सकते हैं या आ सकते हैं। उसी आधार पर ये पदार्थ आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं या ऋण आवेशित होते हैं। यदि कोई भी कण है उसने अपने आप में से, पदार्थ है उसने अपने आप में से किसी भी कण को निकाला है, तो इस स्थिति में यह आवेशित हो जाएगा। और आवेश के बारे में अभी आपने पढ़ा और अब पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ का परमाणु अपने नाभिक के बाहर किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। जैसे कोई तत्व का परमाणु है ए ने एक इलेक्ट्रॉन का अपने आप में से त्याग किया है, तो इस पर हो जाएगा धन आवेश, अर्थात इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉन की, और प्रकृति हो गई धन आवेश। क्या निष्कर्ष निकला? यदि कोई भी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी और वह धनावेशित हो जाता। अर्थात कोई भी पदार्थ है इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धन आवेशित होगा, अर्थात उस पदार्थ की या चालक की प्रकृति धनावेशित होगी। यदि कोई इसे ग्रहण कर ले तो उसकी प्रकृति ऋणावेशित हो जाती है, उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। इसका मतलब आवेशित होना या ना होना इलेक्ट्रॉनों के त्यागने या ग्रहण करने पर निर्भर करता है। त्यागेगा तो धनावेश, त्यागेगा तो ऋणावेश, और ग्रहण करेगा तो धनावेश। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, इससे Q से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। C से भी हम इसे दिखाएंगे मात्रक को। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ? कूलाम। आवेश कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। कोई पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना ही धनावेश होगा, और जितने ग्रहण करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणावेश। तो आवेश की न्यूनतम इकाई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन है, इससे हमें आवेश की मात्रा का पता चलता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वह 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होती है। यह आवेश की न्यूनतम मात्रा है, इससे न्यूनतम आवेश संभव नहीं है। यदि किसी पदार्थ ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है या ग्रहण किया है तो उस पर कुल आवेश की जो मात्रा होती है वह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इसे हम कूलाम से भी दिखा सकते हैं या C से भी। इस पर आवेश की मात्रा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होगी। इसी प्रकार से यदि किसी पदार्थ ने दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है या त्यागा है तो उस पर आवेश की मात्रा जो होगी वह 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होगी। यदि किसी ने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है या ग्रहण किया है तो उस पर 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम बराबर 4.8 गुणा
10 की पावर माइनस, ये आवेश की मात्राएं हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं तो ये आवेश धनावेश होंगे, ग्रहण किए गए हैं इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश होंगे। आवेश का पता होना कि ये धनावेश या ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के त्यागने या ग्रहण करने की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी चालक है जिसने n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है या त्यागा है तो उस पर कुल आवेश की जो मात्रा होगी वह Q बराबर NE होगी। Q आवेश की मात्रा है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। इस प्रकार आवेश को इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता किया जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। यह आवेश की मात्रा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध कहलाता है। तो अब नया टॉपिक हमारे पास फिर शुरू हो जाता है। आवेश की मात्रा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध। तो आवेश की मात्रा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध कैसे? अभी मैंने बताया यदि किसी चालक पर n मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे तो उसने त्यागे हैं या ग्रहण किए हैं, तो उस पर आवेश की जो मात्रा होती है Q बराबर N है। जहाँ n क्या है? जहाँ n है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q क्या है? चालक पर आवेश की मात्रा, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 10, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? आवेश की मात्रा ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। अब यहीं पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणन के बराबर होता है, लेकिन ये संख्या पूर्ण गुणज होनी चाहिए, जहाँ n का मान 1, 2, 3 अर्थात पूर्णांक होना चाहिए। इसको हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। नया टॉपिक हो गया आवेश का क्वांटीकरण या परमाणु तारीख किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब पर क्या है? आवेश का क्वांटीकरण आवेश Q को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणज संख्या के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात आवेश को निश्चित रूप से ही बांट सकते हैं, भिन्नों में नहीं। किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा 3.2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी या 4। वो बात अलग है कि ये धन में हो या ऋण में हो। धन में या तो ये त्यागे या ग्रहण करे, या तो 3 त्यागेगा या 4 त्यागेगा या 4.5 5.5 नहीं त्यागेगा। इसका मतलब आवेश इलेक्ट्रॉनों की भिन्नों के रूप में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज के रूप में होगा, अर्थात आवेश को निश्चित रूप से बांटा जा सकता है, अनिश्चित रूप से नहीं बांटा जा सकता। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इस आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम पदार्थों को कैसे बांट सकते हैं और Q बराबर NE पर सिंपल न्यूमेरिकल एक नंबर में कैसे आते हैं। अभी अगली वीडियो में नंबर 2 वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।